नमस्कार, आप देख रहे हैं बहस का नंबर 1 शो ताल ठोक के। आपके साथ मैं हूं प्रत्युष खरे। अमेरिका के तमाम राज्यों में नो किंग्स प्रोटेस्ट फैल चुका है। अमेरिकी लोग ट्रंप के राजाओं जैसे रवैये की आलोचना कर रहे हैं। ऐसी आलोचनाओं का ट्रंप पर कोई खास असर दिख नहीं रहा है। ऐसे में बहस जरूरी है क्योंकि अपने मौजूदा दूसरे कार्यकाल में ट्रंप लोकतांत्रिक संस्थाओं से बार बार टकरा रहे हैं। ट्रंप सरेआम खुद को हर मोर्चे पर सर्वश्रेष्ठ बताने की कोशिश कर रहे हैं। ट्रंप के फैसलों और रवैयों से अमेरिका को नुकसान होने की बात कही जा रही है। ऐसे में सवाल है कि क्या ट्रंप ये सोचकर मनमानी कर रहे हैं कि अब उन्हें चुनाव नहीं लड़ना है? क्या ट्रंप अपने फैसले और बयानों से लोकतंत्र को कमजोर कर रहे हैं? क्या ट्रंप जिस रास्ते पर चल रहे हैं उससे उनकी कुर्सी समय से पहले जा सकती है? और भी दूसरे सवालों पर ठोकेंगे साथ, जिसमें साथ होंगे कुछ खास मेहमान। लेकिन शुरुआत इस रिपोर्ट के साथ। अपने पैनल से आपको मिलवा देते हैं। हमारे साथ हैं रिटायर्ड मेजर जनरल अश्विनी श्रीवास्तव सर हैं, डिफेंस एक्सपर्ट प्रभु दयाल सर हमारे साथ जुड़ चुके हैं, एक्स डिप्लोमेट हैं। हमारे साथ हैं स्टूडियो में मौजूद डॉक्टर निशा खन्ना जी, साइकोलॉजिस्ट हैं। हमारे साथ हैं मुक्की अहमद साहब, पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, जो कि लंदन से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मैं प्रभु दयाल सर आपसे समझना चाहूंगा, क्योंकि ये जो प्रोटेस्ट चल रहा है ये ट्रंप के लिए कितनी बड़ी चुनौती है और आपको लगता है कि इसका कोई असर पड़ेगा ट्रंप पर? देखिए, ये कहना मुश्किल है कि ट्रंप पे ये असर पड़ेगा नहीं, लेकिन जो प्रोटेस्ट हो रहे हैं वो पूरे देश में हो रहे हैं। न्यूयॉर्क में और लॉस एंजलिस में तो बहुत बड़े प्रोटेस्ट हुए हैं। तो जनता की सोचने पर जरूर फर्क पड़ेगा, क्योंकि जो वोटर बेस है वो खुद परेशान है ट्रंप की पॉलिसी से, और जो ये युद्ध छेड़ा है ट्रंप ने, ये उनको बहुत नुकसान पहुंचा रहा है। और इसी वजह से इतने तमाम शहरों में अमेरिका के ये प्रोटेस्ट हो रहे हैं। लेकिन देखिए, ट्रंप पे असर होना हो ये तो बड़ा मुश्किल है कहना, क्योंकि उनपे किस तरह का बुखार चढ़ा हुआ है, वो क्या करते हैं, ये कहना मुश्किल होता है। वो अपनी धुन में रहते हैं। हाँ। लेकिन पूरे अमेरिका में ये प्रोटेस्ट का बहुत बड़ा इंप्रेशन हुआ है, और जहां तक खबरें मैंने देखी है, ये प्रोटेस्ट जो है बड़े स्केल पे हुए हैं और वोटर बेस पे इफेक्ट पड़ेगी। तो इस वजह से रिपब्लिकन पार्टी की परफॉर्मेंस अगले इलेक्शंस में इससे अफेक्ट होगी। जी, अश्विनी श्रीवास्तव सर, मतलब ट्रंप चले थे ईरान में तख्ता पलट करने, यहां तो खुद उनकी सत्ता जो है वो खतरे में आ गई। उनके खिलाफ बगावत की आवाज आ रही है। हाँ, बिल्कुल। मेरे को लगता है कि जिस प्रकार से अमेरिका ने सोचा था, हाँ। और इजराइल ने कि ईरान अगर आयतुल्लाह अल खमैनी मारे जाते हैं, टॉप का लीडर, और उसके साथ साथ ही 50 से 60 इसके टॉप मिलिट्री कमांडर, तो कहीं ना कहीं ईरान घुटनों पे आ जाएगा। मगर ऐसा नहीं हुआ। ईरान तो वार कर रहा है, पलट वार कर रहा है, और ईरान को जीतने की जरूरत नहीं है। ईरान अगर रेलेवेंट रहता है इस लड़ाई में तो जीत है उसकी। और मुझे लगता है कि जिस प्रकार से उसने बड़े क्लेवरली इस मिलिट्री वार को मिलिट्री इकोनॉमिक वार बना दिया, अपने एसिमेट्रिक और हाइब्रिड वार करते हुए, कि उसने स्टेट ऑफ हार्मुज को बंद कर दिया, जहां से 20% ऑयल जाता पूरे वर्ल्ड का, और करीब की 35% गैस। और इसी प्रकार से इसने जो मिलिट्री बेसिस थी मिडिल ईस्ट में, उनके ऊपर हमले करके उसका पूरे मिडिल ईस्ट की जो टूरिज्म को ख़त्म कर दिया, गैस और एनर्जी को, अभी डीसैलिनेशन प्लांट को भी ख़त्म कर देगा अगर मान लो कई पावर प्लांट पे हमला होता है अमेरिका द्वारा। तो आप अगर ये सारी देखें तो अमेरिका की स्थिति बड़ी कमज़ोर हो गई है। और मुझे लगता है कि डोनाल्ड ट्रंप एक ऑनेबल एग्जिट चाहते हैं। उनको लगता है कि अब वो दलदल में फंस चुके हैं और उसकी पॉपुलैरिटी गिरती जा रही है अमेरिका के अंदर। वहाँ पर लोग सड़कों पर खड़े हैं और उनकी जो अप्रूवल रेट कम होती जा रही है, और मिड टर्म इलेक्शन है नवंबर में। तो ऐसे में मुझे लगता है कि अब जो डोनाल्ड ट्रंप चाहते हैं कि किसी तरीके से कि उनको ऑनरेबल एग्जिट मिले, वो ऑप्शन बना रहे हैं कि वो खर्ग आइलैंड पे हमला करें। मगर वो एक ऑप्शन ही है, क्योंकि अगर वो खर्ग आइलैंड पे हमला करते हैं तो बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स सिचुएशन है और ज्यादा कैजुअलिटी होंगी अमेरिका की। क्या अमेरिका जो बॉडी बैग लेने को तैयार है? तो मुझे लगता है कि सच्चाई यह है, आज अमेरिका और इजराइल भी एक पेज पे नहीं है। अमेरिका कुछ चाहता है, इजराइल कुछ चाहता है। इजराइल चाहता है ये लड़ाई लंबी चले, क्योंकि ईरान कमजोर है और बिल्कुल। सर, मैं आपके पास लौट कर आऊंगा। हमारे साथ डॉक्टर धीरज कौल, जियोपॉलिटिकल एनालिस्ट है, हमारे साथ यूएसए से जुड़ चुके हैं। धीरज कौल जी, जो प्रोटेस्ट हम देख रहे हैं, जो तस्वीरें हम देख रहे हैं, नो किंग्स प्रोटेस्ट डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ, ये इस बार की चिंगारी, क्योंकि ये शायद थर्ड टाइम इस तरह की वेब आई है वहां पर ट्रंप के खिलाफ।
इस बार इस वेब में आप क्या देख पा रहे हैं? नमस्कार, थैंक यू फॉर हैविंग मी ऑन द शो। मैं एक डिस्क्लेमर देना चाहूंगा कि आई बिलोंग टू द रिपब्लिकन पार्टी, तो मैं उसका सपोर्ट करता हूं। लेकिन पिछले 3 महीनों में जो डोनाल्ड ट्रंप ने किया है, रिपब्लिकन कोर बेस उनकी तरफ से हट रहा है। मैं आपको नंबर्स दे देता हूं। उनका अप्रूवल रेट इस टाइम लोवेस्ट है, तकरीबन 33% एज ऑफ यस्टरडेज डाटा। और जो कोर मागा बैंक, वोटर बैंक जिसको हम मानते हैं, जो 100% ट्रंप को ब्लाइंडली सपोर्ट करते थे, अब वो 80% पे आ चुके हैं, इसमें बहुत सारे सेनेटर्स और कांग्रेसमैन हैं। और तीसरी बात ये बताना चाहूंगा, बूट्स ऑन द ग्राउंड जो नीड ऑफ द आवर दिख रहा है एज ऑफ नाउ, उसके लिए जीरो समर्थन है, जीरो। अभी तक एक भी कांग्रेसमैन, आपको एक भी सेनेटर रिपब्लिकन पार्टी का इस बारे में बात करते नहीं दिखेगा। मैटर ऑफ फैक्ट, जो स्विंग वोटर, मैं जिस स्टेट, अभी मैं कैलिफोर्निया सिलिकॉन वैली से जुड़ा हूं, लेकिन जिस स्टेट में मैं पहले रहता था, पेंसिल्वेनिया, जो डिसाइडिंग फैक्टर था, और मैंने उनकी कई रैलीज भी अटेंड की हैं, उसमें से एक इमिग्रेशन था, ऑयल प्राइसेस थी, इन्फ्लेशन था। तो होम फ्रंट पे इन्फ्लेशन इस टाइम बहुत हाई है अमेरिका में। अमेरिकन ड्रीम जो गाड़ी होता है, देखिए कोर मुद्दे क्या थे। अमेरिकन ड्रीम जिसके अंदर गाड़ी होता है, चीजों की कीमत होता है, जॉब्स होती हैं। जॉब्स तो एआई खा रहा है रोज हजारों की तादाद में। नंबर 2, जो ग्रेजुएट्स निकल रहे हैं उनके लिए जॉब्स ही नहीं है। नंबर 3, चीजों की महंगाई बढ़ चुकी है। पेट्रोल के दाम, ऑयल के दाम यहाँ पे कैलिफोर्निया में तकरीबन 55% बढ़ चुके हैं। पेंसिल्वेनिया जाइए तो 35% बढ़ चुके हैं। दुनिया भर के बहुत ही देशों में 50% तक अफ्रीका में बढ़ चुके हैं। तो एनर्जी मतलब इन्फ्लेशन। आप $10 अगर क्रूड ऑयल का बढ़ाइए, मैंने भारतीय मीडिया पे आज से 3-4 महीने पहले, जब से वॉर जनरल साहब भी बैठे हैं, उनके साथ बहुत हमने शोज भी किए हैं, जिसमें हमने बताया था, क्योंकि मैं बायोटेक एनालिस्ट भी हूं, तो मैं फाइनेंशियल उससे जुड़ा हूं। तो $10 अगर आप प्रति बैरल बढ़ाएंगे तो दुनिया की जीडीपी 0.2 to 0.4 पीछे हट जाती है। $50 जब आप बढ़ाते हैं क्रूड ऑयल की, तो 1.7 to 1.5% जीडीपी ड्रॉप होती है। ये ग्लोबल जीडीपी की बात कर रहा हूं। धीरज कौल जी, आप ये कह रहे हैं कि अमेरिका के सिटीजन्स भी चाहते हैं कि जल्द से जल्द ये वॉर खत्म हो, बेवजह अमेरिका इसमें उलझ रहा है, और जिससे वहां के नागरिकों को घरेलू मोर्चे पर कई सारी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। हमारे साथ इस वक्त इजराइल से हमारे साथ जैकब तलकर साहब भी इस वक्त जुड़ चुके हैं। जैकब साहब, क्या इजराइल में भी पब्लिक सेंटिमेंट यही है? वो कह रहे हैं कि वॉर खत्म करो, सबको नुकसान हो रहा है। देखिए, पहले बात तो नमस्कार। मैं इतना कहना चाहता हूं कि not only Israel, even the other countries, they don't think we don't have any other option, क्योंकि आज अगर इनको नहीं रोका गया और जो हमने शुरू किया है वो अगर हम आज इन्हें खत्म करेंगे तो another 6 months, 1 year, उसके बाद ये यही धमकाएगा और यही चीज होने वाली है। तो इट्स बेटर थोड़ा बहुत हम इनको सहन करें। आई नो प्राइसेस बढ़ रहे हैं, ठीक है, यहाँ पे कोई हमारे अगेंस्ट नहीं है। वी आर ऑल टुगेदर एंड वी आर ऑल सपोर्टिंग the Israeli government and the American government, and we know it is a difficult situation, but we have to come out of it, क्योंकि ये अभी घायल हो चुका है और काफी हद तक उनके नुकसान हो चुका है। उनका एयर बेस, उनके जितने भी आर्म्स एंड एम्युनिशंस के जो थे, बंकर्स थे, सबको उन्होंने मारा है। उनके कमांडर्स मर चुके हैं। तो अभी थोड़ा और अगर हम लोग पेशेंस रखते हैं तो वी कैन विन दिस वॉर, और वंस एंड फॉर ऑल वी विल बी फिनिश्ड विथ ऑल दिस थिंग्स। क्योंकि हमास, उनके जितने भी प्रॉक्सीज थे, जैसे कि हमास है, हिजबुल्ला है, यमन, तो फिर भी ऐसे ही उनके खाने के लाले पड़े। तो ये आज ने तो कल वापिस आने वाला है। तो उससे अच्छा इट इज बेटर फॉर एवरीबडी। नॉर्मल कोई अगर दिमाग वाला ब्रिलियंट आदमी है तो यही बोलेगा कि 6-8 महीने के बाद ये वापिस होगा। तो उससे अच्छा थोड़ा हम लोग पेशेंस रख के इसको हम साफ करके क्लीन, क्योंकि एक बार अगर इनकी रेजिम गिर गई और अगर कोई नॉर्मल आदमी आएगा तो ये आप समझ लीजिए, इजराइल और ईरान, जैसे इजराइल दुबई जाता है और दुबई के लोग इजराइल आते हैं, वैसे ईरान के साथ होगा ये। बट ये तभी मुमकिन होगा जब भी रेजिम चेंज होगी। और अगर इसके लिए हमें कुछ और थोड़ा बलिदान देना पड़ेगा, इसके लिए अगर हमें थोड़ा सा और इंतजार करना पड़े, युद्ध अगर लंबा भी चलता है, जंग लंबी भी चलती है, तो भी हम इसके लिए तैयार हैं। मैं आप कह रहे कोई ऑप्शन ही नहीं है, आप कह रहे कोई ऑप्शन ही नहीं है। लेकिन मुकीम अहमद साहब, यूके की भूमिका अब इसमें क्या है, जरा मुझे बताइएगा। क्योंकि हमने देखा है कि अमेरिकी युद्धपोत तक भी इजरायली मिसाइल्स पहुंच रहे हैं। इसमें कोई शक नहीं है कि यूके भी सफर कर रहा है। पेट्रोल की प्राइस जो हैं वो बहुत हाई हैं इस वक्त।
इन्फ्लेशन बढ़ रहा है और खाने पीने की चीज़ें और आम जिंदगी की जो चीज़ें हैं उनकी प्राइसेस अप हो रही हैं। दूसरा, ट्रैवल इंडस्ट्री जो है वो सफ़र कर रही है, टूरिज्म की इंडस्ट्री वो सफ़र कर रही है और परेशानी का आलम है। कोई ये नहीं है कि मतलब वो डायरेक्ट पार्टनर है या स्टेक होल्डर नहीं है या वो दूर है या वहां तक मिसाइल पहुंच नहीं सके। खौफ की फिजा भी उसी तरह है, टेंशन भी उसी तरह है और अवाम के जज्बात भी उसी तरह हैं, क्योंकि जंग के खिलाफ भी मुजाहरे हो रहे हैं, लंदन में भी, दूसरे शहरों में भी, मीडिया में भी लोग शोर मचा रहे हैं। और दूसरी बात यह है कि हर आदमी ऐसे पॉइंट ऑफ व्यू को सपोर्ट नहीं करता कि जिसमें आप अंधाधुंध किसी जंग में चले जाएं जिसमें आपका कोई लेना देना भी नहीं हो और आपके पास कोई क्लियर स्टांस भी ना हो। बिला वजह यानी तासुब की बिना पे या कोई दिल में रंजिश की वजह से आप किसी पे हमला कर देते हैं। और अब आप जैसी ये बात कर रहे हैं जैकब जी के जी वो बिल्कुल खत्म कर दें, ऐसा तो वो जापान भी आज तक खत्म नहीं हुआ, वो एटम बम मार के भी देख लिया उन्होंने। अब ये है कि ये इसका इलाज कोई नहीं है। ये जो चीज इनके दिमाग में है इसका इलाज कोई नहीं है। इनको ये समझ नहीं आ रही कि किसी नेशन को आप ऐसे खत्म नहीं कर सकते। जंग से कंट्री को आप कभी कैप्चर 100% नहीं कर सकते। और जिस नेशन की रिजीम आप खत्म करने की बात कर रहा है वो तो लंबी इनिंग खेलने वाली कौम है, तो कभी किसी गलतफहमी में ये मारे जाएंगे। उन्होंने जंग का स्लो रेट रखा। ठीक है मुकीम साहब, मैं आपके पास दोबारा लौट कर आऊंगा। मैं डॉक्टर निशा खन्ना, चूंकि अभी ट्रंप पर बात हो रही है, उनके खिलाफ आप देखिए लंबा एक प्रोटेस्ट चल रहा है, उनके बिहेवियर पर भी कई सारे सवाल उठ रहे हैं। जो वो बयान देते हैं, जो कहते हैं, जैसे कुछ एक उनके बयान मैं आपको बताता हूं। मेरे बेटे में दुनिया का सर्वश्रेष्ठ जीन है क्योंकि वो मेरा बेटा है। मुझे ऐसे लोग पसंद है जो मेरी काबिलियत की बात करें, अपनी नहीं। कई बार बोल चुके हैं वो मुझे खुश करना चाहता है, उससे मैं खुश नहीं हूं। मैं जो भी छूता हूं, जिसे भी छूता हूं, वो सोना बन जाता है। मतलब ये क्या साइकोलॉजी है उनकी? सर अपने शब्दों में बोला जाए तो नार्सिसिस्ट और मैग्लिनेंट नार्सिसिस्ट ट्रेट है उनका, जिसमें एक तो एग्रीवनेस उनका वो बिल्कुल भी डिसएग्रीबल के केस पर आते हैं। जब हम बिग 5 पर्सनालिटी ट्रेट्स करते हैं तो कहीं ना कहीं उनका एक जो प्रोफाइल आता है हाईली एक्सट्रोवर्ट पर्सन है, बट कहीं ना कहीं जब उनकी पर्सनालिटी ट्रेट को देखा जाता है तो नार्सिस के ट्रेट उसमें है कि वो अपने आप को, और ग्रैंडियोसिटी का ट्रेट, मैं सबसे बड़ा हूँ और मैं सब कुछ करता हूँ। और बुली के ट्रेट इम्पल्सिव बिहेवियर, जैसा कि हम वार की सिचुएशन में हैं तो उन्होंने आज वो वर्ल्ड को इस तरह के व्यू से देखते, बल्कि स्टडीज भी हो चुकी हैं उनके पर्सनालिटी के एनालिसिस को लेकर, जिसमें ये माना जाता है कि उनके जो व्यूज है वर्ल्ड को लेकर कि स्ट्रॉन्गेस्ट बुली जो है वो वर्ल्ड को और उसको हैंडल करेगा। तो वार की सिचुएशन में अगर आज पीस होगा भी तो वो टेम्पररी होगा और वो पीस होगा स्ट्रॉन्गेस्ट बुली के हाथ में। तो बुली इंसान कौन करता है, या जो अपने आप को बहुत ज़्यादा मानता है, ग्रैंडियोसिटी, मेरे जैसा कोई नहीं, मेरा हर चीज़ में आई, दूसरे के बारे में नहीं सोचना। जितने भी यूएस के पहले पॉलिटिक्स में जितने भी लोग थे, प्रेसिडेंट्स थे, वो शेयर्ड जिसे बोलते हैं शेयर्ड में बिलीव करते थे कि हम दूसरों के बारे में सोचेंगे। यहाँ पर ट्रंप जो है वो अपनी ईगो को लेकर, जिसमें उसमें हाईली ईगोबल पर्सनैलिटी है, जिसमें वो अपनी प्राइड को लेकर, इसमें उसको कोई फायदा नहीं है वॉर में, बट उसको दूसरे को नीचा दिखाना है। एंड दैट इज ऑलवेज वी ह्यूमिलेट the people which we feel like an enemy, जिनको हम एनिमीज मानते हैं, हम उसको ह्यूमिलेट करते हैं और उस ह्यूमिलेशन से हम खुद को स्ट्रांग फील करते हैं। तो ये मैलिग्नेंट नार्सिसिस्टिक के ट्रेट्स हैं जो कि बहुत क्लियर है। अब मतलब आप कह रहे हैं कि उनके अंदर ईगो है, आई के अलावा उनको सामने यू और वी की तो बात बहुत दूरी है। चलिए, सैयद आसिफ रिजवी साहब हमारे साथ इस्लामिक स्कॉलर हैं और मिडिल ईस्ट एक्सपर्ट भी हैं, ईरान से हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं। सैयद आसिफ रिजवी साहब, हम इस जंग का अंत कब देखेंगे? क्या ईरान वाकई में बात कर रहा है या फिर अभी डिस्क्लोज नहीं करना चाहता, बाद में करेगा? जी, सबसे पहले तो मैं अपने व्यूअर्स और पैनलिस्ट साथियों को सलाम और आदाब अर्ज करता हूं। देखिए, आपने जो सवाल पूछा कि ये जग वाजे है कि ईरान जो है अपनी तरह से कोई बात नहीं कर रहा है, कोई सुलह की बात नहीं होगी, साफ अल्फाज में कह चुका है। ठीक है, ये ट्रम्प साहब जो है सिर्फ टाइम वेस्ट कर रहे हैं, अपना भी टाइम वेस्ट कर रहे हैं, दूसरे का भी टाइम वेस्ट कर रहे हैं और पूरी दुनिया को इस वक्त जो है ना जंग के दहाने पे लाके खड़ा कर दिया इन्होंने। ये जो
हमारे अमेरिका से पैनलिस्ट कह रहे थे कि वो ईगो नहीं, मुझे लगता है ये इससे बढ़ के बात है। ये ट्रम्प जो है, इनको चाहिए कि थोड़ा सा काउंसलिंग कराएं, वहां शायद कमी है तो इंडिया आ जाए या ईरान आ जाए, उनका अच्छे से इलाज होगा। और जो है ये एक तरह से मेंटली डिस्टर्ब लगते हैं हमको। तो यानी ये आप जो अभी आपने बताया, इनका बयान चेंज होना, दिन भर ये लगता है कि गेम खेलता है, जिस तरह से एक 10 साल का बच्चा मोबाइल लेके वो गेम खेलते रहते हैं, एक 2 मिनट पे जो है अपने ट्वीट करते रहते हैं। इनके समझ में नहीं आता इनकी बात। और तौहीन की बात हुई तो देखिए इससे बढ़ के क्या तौहीन होगी। रोज अभी ऐसे शब्द कल जो इस्तेमाल किया है, परसों इन्होंने अरब कंट्री के लिए, वो कोई किसी से ढका छुपा नहीं है। किस तरह से वो नेटो को बीच में खींचना चाहते हैं, नेटो मना कर देती है तो नेटो को कहते हैं कि ऐसा कर दूंगा, वैसा कर दूंगा, फंडिंग बंद कर दूंगा। यूरोप को खींचना चाहते हैं, यूरोप हाथ खड़ा कर देता है कि भाई हम इस जंग में नहीं आएंगे। उनसे कहते हैं मैं ग्रीनलैंड ले लूंगा अगर नहीं आएंगे तो। यानी ये कुछ समझ में नहीं आ रहा है, ट्रम्प क्या कहता है क्या नहीं कहता है, कुछ यानी खुद उनके बस में भी नहीं है। मुझे लगता है खुद उनके बस में नहीं है। और जो आपने सवाल पूछा कि ये जंग जो है खत्म होगी, देखिए ईरान ने तो जंग शुरू नहीं किया, ईरान बिल्कुल जंग खत्म कर देता, लेकिन ये सेकंड टाइम है जब ईरान जो है टॉकिंग टेबल पे था और इस पे हमला हुआ, इस पे प्रहार हुआ। अब मुझे नहीं लगता है कि ईरान बंद करेगा जंग, इसलिए कि ईरान में जो IRGC का जो आपने चूंकि कहा कि ईरान ने जंग शुरू नहीं की थी, शुरुआत उस तरफ से हुई। इजराइल से हमारे साथ जैकब जी जुड़े हुए हैं। जैकब जी कह रहे हैं कि इजराइल में सभी सिटीजन इसके लिए तैयार हैं और उनके पास पेशेंस भी है, जंग भले लंबी खींचे। वो कह रहे हैं कि इस बार ईरान का कुछ ना कुछ समाधान होना जरूरी है, वरना फिर कल को ये टेंशन जस की तस रहेगी। जी, ये इत्तेफाक से जो है ना, ईरान की स्क्रिप्ट, इनको गलती से ईरान की स्क्रिप्ट पढ़ लिया इन्होंने। इस वक्त जो है आज की और कल की रिपोर्ट थी कि जितनी ट्रैफिक जो है इस्राइल और क्या नाम कहते हैं मिस्र बॉर्डर पे है, जरा सा वो एक बार जाके देख ले, दिखवा ले, या अगर वहां सिग्नल आ रहा हो तो वो ट्रैफिकिंग दिखवा ले, जो लोग भाग रहे हैं इस्राइल से। और दूसरी चीज मैं ये कहूं कि इस वक्त तो वो जो वहां पे हालात का शिकार हैं और आप कह रहे हैं कि लोग भाग रहे हैं, तो जैकब साहब वहां पर मुस्कुरा रहे हैं। जैकब साहब जी, यहाँ पे कोई नहीं भाग रहा है, यहाँ पे सब ठीक है, यहाँ पे कोई नहीं भाग रहा है, यहाँ पे सब ठीक है। सिर्फ मैं 2 दिन पहले धुरंधर पार्ट 2 4 घंटा थिएटर में बैठ के हम लोग मजे से आए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पे सायरन बजते हैं, हम लोग बंकर में जाते हैं और सब यहाँ पे ठीक है, कोई यहाँ से नहीं भाग रहा है। सिर्फ पूरा फेसबुक और टिकटॉक पे सिर्फ ये आए थे लोग फोटोग्राफ बना रहे हैं और दिखा रहे हैं, यहाँ पे बमबारी हो रही है, वहां पे बमबारी हो रही है, इजराइल जल रहा है और ये और वो। ये सिर्फ मीडिया में और AI में, टिकटॉक में और फेसबुक में फोटोग्राफ डाल के मीडिया में इन लोग जीत रहे हैं। असल में चीजें कुछ और है, वहां से न फोटोग्राफ आ रहे हैं न वीडियोस आ रहे हैं, कुछ आ रहे हैं, बट उन लोग का बहुत नुकसान हुआ। अगर हमारा 1% हुआ है तो उनका 1000% हुआ है, एंड दैट आई कैन टेल यू इन गारंटी। यहाँ पे कुछ ऐसा प्रॉब्लम नहीं है। सवाल ये भी कई लोग उठा रहे हैं, वो कह रहे हैं कि ट्रम्प को पता है कि ये उनका आखिरी कार्यकाल है, फिर तो चुनाव लड़ना नहीं है, इसलिए इस आखिरी कार्यकाल में वो जो चाहे वो करना चाहते हैं, भले ही उसके लिए बड़े से बड़े विरोध का ही सामना क्यों ना करना पड़े। क्या यही बात है? जी देखिए प्रभुदयाल सर देखिए, ट्रम्प जो है इस लड़ाई में फंस गए। उन्होंने ये सोचा था कि जल्दी से ये लड़ाई खत्म हो जाएगी, ऐसा तो हुआ नहीं। अब उनको खुद समझ में नहीं आ रहा कि क्या करना चाहिए। उनके अपने एडवाइजर्स भी जो हैं वो अलग अलग राय दे रहे हैं। अब ट्रम्प जो है एक तरफ कह रहे हैं कि मैं बातचीत करना चाहता हूं, 15 पॉइंट प्रपोजल दिया। ईरान ने कहा मुझे इस प्रपोजल से कोई मतलब नहीं है, ईरान ने इस प्रपोजल को ठुकरा दिया। अब ट्रम्प को ये बड़ा उनको परेशान कर रहे हैं कि वो लड़ाई को और आगे लड़े, बूट्स ऑन द ग्राउंड करें, और फोर्सेस मना रहे हैं और धमकाने की कोशिश कर रहे हैं, साथ साथ बातचीत करने के लिए भी पेशकश कर रहे हैं। ट्रम्प इस लड़ाई में फंस गए। इजराइल और ट्रम्प की जो पॉलिसीज हैं, स्ट्रेटेजिक इंटेंशन है, बिल्कुल फर्क है। ट्रम्प नहीं चाहते थे कोई लंबी लड़ाई में इस तरह से फंस जाए, वो सोचते थे कि जल्दी से खत्म होगी। इजराइल जैसा उन्होंने, हमारे इजराइल से जुड़े जो कॉरेस्पॉन्डेंट जो हैं पैनलिस्ट, उन्होंने कहा इजराइल तैयार है लंबी लड़ाई हो। इजराइल चाहता है रिजीम चेंज, पूरा फिनिश।
न्यूक्लियर ऑब्जेक्टिव जो था वो ट्रम्प का था, मिसाइल की जो क्षमता वो खत्म हो, न्यूक्लियर पावर खत्म हो। लेकिन अब ट्रम्प जो है वो इस तरह से इस लड़ाई में फंस गए कि उनको खुद समझ में नहीं आ रहा कि कैसे वो बाहर निकले। तो इस वजह से हो सकता है ये लड़ाई चलती रहेगी। अश्विनी श्रीवास्तव सर, अब अगर ट्रम्प फंस गए हैं तो इस चक्रव्यूह से वो बाहर निकलेंगे कैसे? पांव अपने पीछे खींचेंगे या फिर जो हमने रूस और यूक्रेन में देखा है लगभग उसी तरीके से ये जंग चलती रहेगी ना जाने कितने महीनों तक? हाँ बिल्कुल, देखो प्रत्युष, इसमें कोई शक नहीं कि डोनाल्ड ट्रंप दलदल में फंस गए और ये लड़ाई अमेरिका की नहीं थी। हाँ। ये अमेरिका की नहीं बल्कि इजराइल की लड़ाई थी और इजराइल की लड़ाई में अमेरिका फंस गया है और उसने सोचा था ये लड़ाई जल्दी ख़त्म हो जाएगी, ये ख़त्म होने का नाम नहीं ले रही। और ये भी सच्चाई है कि जो अमेरिका और इजराइल एक पेज पे नहीं है। अमेरिका अब उसके अंदर ऑनरेबल एग्जिट चाहता है कि कोई ना कोई ऐसी चीज मिले उसको कि उसके कारण वो निकल जाए इस लड़ाई से, मगर इजराइल इस लड़ाई को लंबा खींचना चाहता है। वो चाहता है कि किसी तरीके से ईरान को और कमजोर किया जाए, उसकी न्यूक्लियर फैसिलिटी को और बर्बाद किया जाए, उसकी मिसाइल को बर्बाद किया जाए। बल्कि अमेरिका अब ये चाहता है कि किसी तरीके मौका मिले निकले। देखो, एक अमेरिका जिसकी सबसे बड़ी नेवल पावर है, आज वो असमर्थ है स्टेट ऑफ हार्मुज को खोलने के लिए। अब सभी देश जो हैं चुपके से ईरान के साथ बातचीत करके अपने अपने जो हैं शिप्स को निकाल लें। तो ये है आज की सिचुएशन। अब बात आती है कि अगर ईरान अमेरिका निकलता नहीं तो अमेरिका के पास ऑल्टरनेटिव क्या है। अगर वो बूट्स ऑन ग्राउंड की बात कर रहे हैं, मुझे लगता है बूट्स ऑन ग्राउंड का मतलब है खर्ग आइलैंड को लेना। क्योंकि बूट्स ऑन ग्राउंड अगर वो ईरान के ऊपर मेन पे हमला करते हैं उसके लिए उसको 2 से 3 कोर चाहिए, उसको एक भिन्ना चाहिए लॉजिस्टिक बिल्डअप करने। मगर अगर खर्ग आइलैंड पे भी अगर वो हमला करते हैं तो ये एक कॉम्प्लेक्स वार होगा, इसके अंदर बहुत कैजुअलिटी होंगी, बॉडी बैग्स आएंगे अमेरिका में। क्या अमेरिका बॉडी बैग्स को लेने के लिए तैयार है? और फिर इसके पॉसिबिलिटी इस ऑपरेशन को सक्सेसफुल होने के काफी कम है। तो मुझे लगता सच्चाई है कि अमेरिका ने यह सोचा नहीं था। और ईरान का मैं 2 चीजें बताऊंगा, ईरान ने क्या ठीक किया। ईरान ने बड़े क्लेवरली इसको एसिमेट्रिक वारफेयर बना, इसको मिलिट्री इकोनॉमिक वार बना दिया, इसको एक प्रकार से स्टेट ऑफ हार्मुज को बंद कर दिया, उसके बाद मिडिल ईस्ट की कंट्रीज के ऊपर भी हमला किया। तो एक प्रकार से उसने पूरे उल्टा प्रेशर डाल दिया। आज प्रेशर अमेरिका पे है ना कि ईरान को जीत नहीं चाहिए। ईरान अगर रेलेवेंट रहता इस लड़ाई में वही उसकी जीत है। और दूसरा, इसने ईरान के जो प्रॉक्सी हैं, हिजबुल्लाह भी सक्रिय हो गया अभी लेबनान से, और जो हौती रिबल अभी तक चुप थे वो भी अभी अगर रेड सी को ब्लॉक कर देते हैं तो मुकीम अहमद जी, अब अमेरिका के लिए यहां से सेफ एग्जिट क्या आपको नजर आ रहा है? सेफ एग्जिट तो यही है कि वो फेस सेविंग करें और निकल जाएं। उसके लिए भी उन्हें कोई ट्रॉफी चाहिए जिसे लेके वो वहां गली गली घूमें कि लो जी हम ये जीत के आए हैं। अब वो क्या चीज होगी? वो क्या चीज होगी कि वो या तो कोई बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर है ईरान का, उसे वो हिट करके वो जनाब घर चले जाएं, कोई चीज अचीव कर लें तो वो चले जाएं। अब वो जिनसे उनका मुकाबला है वो भी एक कदम पीछे हटने को तैयार नहीं है। या तो ये होना है कि सामने वाला सरेंडर कर ले या वो हार मान ले तो दूसरा कहता मैं जीत गया। अब वो जहां पे जज्बे इतने जवान हो, जहां खून देना या सर कटाना मसला कोई ना हो, उसके साथ आप लड़ नहीं सकते। मतलब अभी टेक्नोलॉजी की भी आपने इस्तेमाल देख लिया, आपने इंटेलिजेंस की भी कैपेबिलिटी देख ली, आपने वो फायर पावर का इस्तेमाल भी कर लिया। वो जो सर कटाने के लिए तैयार हैं लाखों में, उनका क्या करेंगे आप? उनसे कैसे लड़ लेंगे? जी। जिसको जिंदगी प्यारी ना हो ना, उसके साथ आप जीत नहीं सकते। तो ये आप देख चुके हैं। ठीक है, सामने सैयद आसिफ रिजवी साहब, जो बीच में बयान सामने आया था कि पहली बात तो कि कोई बातचीत और डायलॉग नहीं चल रही है और अगर कल को बातचीत होती भी है तो हम ट्रंप से नहीं जेडी वेंस से बात करेंगे, क्यों ऐसा? नहीं, देखिए, पहले तो कोई बातचीत नहीं चल रही है, इसको सरे से नकार दिया गया, इसको ठुकरा दिया गया। कोई भी बातचीत नहीं चल रही थी ईरान और अमेरिका के बीच। और ईरान ने अगर बात की शर्त रखी भी थी, बात रखी थी, तो वो शर्त रखी थी और वो शर्त जो है वाकई बहुत अच्छी शर्त थी और बहुत माकूल थी, जो कि मालूम है, जैसा कि कह रहे हैं कि बिल्कुल ये जंग जो है उनको शायद कोई ट्रॉफी जीतना था या क्या जीतना था ये नहीं पता। ईरान में रेजिम चेंज करने का कितनी बार ट्रम्प ने अटेम्प्ट कर चुके हैं, क्या किया ना? ट्रम्प जैसे कितने आए और कितने गए, आज तक ईरान का बाल नहीं बाका कर पाए।
ट्रम्प देखिए, ट्रम्प जो है ना मुख्तलिफ कार्ड खेल रहा है, चाह रहा है कि इस तरीके से उस तरीके से हो जाए, लेकिन नहीं होगा। बातचीत को सरे से नकार दिया गया है और ट्रम्प ने जो है इस तरह से दुनिया को जंग के दहाने पे खड़ा कर दिया गया। जैसे हमारे पैनलिस्ट कह रहे थे कि बॉडी बैग्स तैयार नहीं, बॉडी बैग्स नहीं, अब तो बॉडी बैग्स नहीं जाएंगे यहाँ से रिटर्न। अब खारक आइलैंड जो है, आज ही IRGC के स्पीकर का बयान था कि हमारी शार्क और विल्स कई दिन से भूखी है, आ जाओ प्लीज आ जाओ, मोस्ट वेलकम कर रहे थे वो कि आप आ तो जाओ, फिर यहाँ हम दिखाएंगे कि ग्राउंड वार कैसे लड़ा जाता है। और जैसे कि कहा, वाकई शहादत का जज्बा जो है ईरानी कौम में है। ईरानी कौम किसी को छेड़ती नहीं है। आप लास्ट 100 ईयर 200 ईयर से देख लीजिए, किसी को छेड़ती नहीं है, लेकिन कोई अगर इनको छेड़े तो उसको छोड़ती भी नहीं है, ये समझ लेना चाहिए। लेकिन लगभग यही बात तो जो इजराइल से हमारे साथ जैकब जी जुड़े हैं वो भी कह रहे हैं कि हमारी कौम देख लेंगे ना, हमारी देख कौम लेंगे, भी सामना नहीं है, कायर नहीं है, जिसे शुरू किया उसे अंत तक लेकर जाएंगे। जैकब जी कुछ कहना चाहते हैं? एक बात मैं आपको कहना चाह रहा था कि अभी हाल ही में मैंने न्यूज में पढ़ा कि यूएई और सऊदी दोनों ने कहा है प्लीज ईरान जितनी कैजुअल्टी ले रहा है वो अभी तक सिविलियन पे नहीं किया है। ये जो कह रहे हैं कि मैं कल फिल्म देख के आ रहा हूं, मैं ये बताना चाहता हूं कि सिनेमा हॉल और इसराइल के जो है यूनिवर्सिटी पे नहीं किया, लेकिन कल इन्होंने जो ईरान में यूनिवर्सिटी पे वार किया है, अब ईरान ने कहा है कि अब मैं यूनिवर्सिटी पे भी करूंगा। ईरान जो है सिविलियंस को नहीं मार रहा था। ईरान जो है, अच्छा देखिए इनकी बात को मैं कैसे सिरे से नकारता हूं। देखिए ये खुद कह रहे हैं कि एक साथ कितने सायरन बजते इनको खुद नहीं पता, सब भाग जाते हैं, सब अंदर भाग जाते हैं। और यहाँ कौम है जो पूरी रात जो है, कल रात प्रोटेस्ट में था, पूरी रात कौम जो है रोड पे खड़ी थी, आर्मी का सपोर्ट कर रही है, IRGC का सपोर्ट कर रही है, और एक इनकी कौम जो कुछ कहना चाह रहे हैं, छुप जाती है। तो जी, Israel is taking care of their citizens. That's why we have bunkers in our houses and everywhere. और आपके लोग, आपकी गवर्नमेंट खुद आपके लोगों को अगर डेमोन्स्ट्रेट करती है तो गोलियों से मारती है, पहली बात। सेकंड थिंग, सऊदी और यूएई, सुनिए मेरी बात सुनिए। सऊदी और यूएई दोनों ने कहा है यूएस को प्लीज फिनिश दिस जॉब, ये जॉब खत्म कीजिए। क्यों? क्योंकि अगर आपने ये जॉब खत्म नहीं किया तो ये ऐसे हमें धमकाते रहेगा और ऐसे जैसे हमारे ऊपर अटैक किया है वैसे और 6 महीने 8 महीने में वापस अटैक होगा। आपके खुद के लोग आपके साथ नहीं है, आपके खुद के लोग अटैक किया। आप सबूत दीजिए ईरान ने कब और किस पे अटैक किया। आप देखिए फ्यूचर में ऐसा होगा वैसा होगा, नहीं बात करिए फ्यूचर का। आप कहां से आप जानते हैं? आप कौन सा जादू टोना करते हैं तो आपको फ्यूचर की बात पता चल जाती है। फ्यूचर की बात क्यों करते हैं? आप सबूत दीजिए, ईरान ने कब यूएई पे हमला किया? ईरान ने सऊदी पे, बहरीन पे कब हमला किया? कुवैत, कतर पे कब हमला किया ईरान ने? आप ये बताइए ना। ये ट्रम्प है, ट्रम्प और इसराइल, ये नेतान्याहू है और ट्रम्प है, बस ये दोनों जो है चोर मौसेरे भाई। एक बार फिर से डॉक्टर धीरज कौल का रुख करता हूं, जैसे जुड़े हुए हैं धीरज कौल जी, चूंकि साइकोलॉजिकल वॉरफेयर भी चल रहा है, सोशल मीडिया में बहुत तरह के कमेंट्स भी सामने आ रहे हैं, क्या ट्रम्प की सत्ता समय से पहले जा सकती है? ट्रम्प जा सकते हैं? हालांकि 29 तक मुझे 2 मिनट दीजिएगा। मुझे 2 मिनट दीजिएगा। देखिए मैं फिजिशियन भी हूँ, आपने साइकोलॉजिस्ट जो बिठाए हैं उन्हें कई इंपॉर्टेंट बातें की। उनके कैरेक्टरिस्टिक ट्रेट में मेगलोमेनिया एक मेडिकल टर्मिनोलॉजी होती है, वो उसमें फिट बैठते हैं, और नार्सिसिज्म ट्रेट भी है। एप्स्टीन फाइल में बहुत सारे खुलासे हुए थे और कई लोगों का मानना है उसको डिफ्लेक्ट करने के लिए ये वॉर स्टार्ट की गई है। देखिए डोमेस्टिक फ्रंट पे वो काफी वीक हो चुके हैं इस टाइम ट्रम्प, और उनके अंदर कहीं ना कहीं, मैं बोर्ड सर्टिफाइड जीरियाट्रिशियन भी हूं, मैं ट्रांसप्लांट फिजिशियन हूं, लेकिन जीरियाट्रिशियन भी हूं, और उनके डिमेंशिया के कुछ स्टेट्स अब अर्ली फॉर्म में दिखने शुरू हो गए। इसमें कोई डर नहीं है, हमें ये दिखाई देता है। लेकिन मैं कुछ बातें आपका इस तरफ आकर्षक दिखाना चाहूंगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि देखिए कुछ रेड लाइंस हैं जो ईरान ने बोला है हम क्रॉस नहीं करेंगे। देखिए अगेन आई वांट टू स्टेट माय पोजीशन राइट। मैं आयतुल्ला की जो रिजीम थी उसमें कुछ ऑपरेशन था, वो उनकी कंट्री, मैं इस बात को मानता हूं कंट्री के लोग ही डिसाइड करेंगे कि कौन लीडर है, कोई फॉरेन पावर का ये इसमें कोई रोल नहीं होना चाहिए। हाँ, अगर कंट्री में ऑपरेशन हो रहा है आप उन्हें मॉरल सपोर्ट दे सकते हैं, लेकिन एक ही दिन जब मीटिंग चल रही है, आप जानते हैं 28 को मीटिंग चल रही थी और 29 को 40 लोग टॉप रिजीम के उड़ा देना, आयतुल्ला को जो रिलीजियस भी फिगर थे, इस पे काफी बैकलैश अमेरिका में भी आया।
ऐसा नहीं है कि सब लोग पागल यहाँ बैठे हैं, यहाँ पे भी बहुत पढ़े लिखे सेंसिटिव लोग हैं, इस बात को समझते हैं कि हमने अगले 50 साल के लिए दुश्मनी मोल ले ली। ऐसी सिविलाइजेशन जो वर्ल्ड की मोस्ट एंशिएंट सिविलाइजेशन है, आजादी से पहले भारत के नेबर थे, तो भारत के साथ बहुत अच्छे रिलेशनशिप है। लेकिन हैविंग सेड दैट, जो रेड लाइन मुझे दिख रही है, जो अभी उन्होंने बताया कि ऑयल जो आइलैंड की आप बात कर रहे हैं, क्या हम उसे टेक ओवर कर सकते हैं? प्रोबेबली यस, लेकिन उसको मेंटेन करना, अमेरिका का ट्रैक रिकॉर्ड है ऑक्यूपाई क्विकली करना, लेकिन उसे मेंटेन करने में बहुत नाको चने चबा दिए जाएंगे, और वहां माइंस लगी हुई हैं हजारों के टाइम में। नंबर 2 मैं आपको फिर बताना चाहूंगा, ऑयल तो अभी भी आपको दिख रहा है, लेकिन खाड़ी के देशों में सबसे ज्यादा कीमत है पानी की, और डीसैलिनाइजेशन के जो प्लांट्स हैं, अगर उनके ऊपर अटैक हुआ तो टिट फॉर टैट शुरू हो जाएगा, और पूरी खाड़ी के अंदर आपको इवैक्यूएशन दिखेगी। ये ह्यूमन ट्रेजेडी एट अ मैसिव लेवल पर चली जाएगी। मैं डॉक्टर निशा खन्ना, मैं फिर से आपका रुख करना चाहूंगा। नंबर 3, कुछ लोग कहते हैं कि जिद्दी है, ये उनकी जिद है। एक मिनट दीजिए बस, 30 सेकंड्स में एक पॉइंट ऐड करना चाहूंगा। वर्ल्ड का बहुत बड़ी मात्रा में साउथ एशिया का इंटरनेट केबल हरमूज से जाता है, जो 200 फीट की डेप्थ पे है। अगर उसमें डिसरप्शन आया तो सारा बैंकिंग सिस्टम वर्ल्ड घुटनों पे आ जाएगा। और चौथी बात, लास्ट पॉइंट, मैं 4 महीने पहले बोला था $140 प्रति बैरल हम एंटिसिपेट कर रहे हैं, और अगर वो हिट हुआ तो ऑयल पैनिक सिचुएशन क्रिएट होगी। ये मजाक नहीं चल रहा। वर्ल्ड इज गोइंग थ्रू अ वेरी क्रिटिकल पॉइंट। इस टाइम वी नीड टू ब्रिंग लीडर्स हु कैन थिंक सेंसिबली फॉर नेक्स्ट जनरेशन। सर, हम लोग रिसेशन में दुनिया को धकेलने वाले हैं, उसकी लाल घंटी अमेरिकन स्टॉक मार्केट में बज चुकी है, भारतीय मार्केट्स में भी बज चुकी है। ऑयल और गैस का क्या है आपको दिख रहा है, ये छुपाने की बात नहीं है, इसमें सारी दुनिया के सब लोगों का नुकसान होगा। ट्रंप एक प्रेसिडेंट होने के साथ साथ एक बिजनेसमैन भी है, सबको पता है। कई तरह की बातें आती हैं, वो जिद्दी हैं, वो सनकी है, और सुपर पावर में इतना गुमान तो होगा ही। सर 2016 से 2026 की उनकी जर्नी को देखें तो अभी लेटेस्ट 2026 में, क्योंकि किसी भी पेशेंट को एज अ साइकोलॉजिस्ट और साइकेट्रिस्ट जब आप एनालाइज करते हैं तो दूर से सिर्फ उसको समझा जा सकता है, क्योंकि पर्सनली किया। और ये अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन का कहना है कि किसी की पर्सन को अगर आपने पर्सनली ही नहीं जानते हैं तो आप उस पर नहीं कर सकते। पर जो उनकी प्रोफाइलिंग समझ में आती है दोबारा सत्ता में वापस आने के बाद, वो एक हैब्रिस सिंड्रोम होता है जो सत्ता में आने के बाद इंसान पे आता है। वो सिम्टम को बिल्कुल शो कर रहे हैं, क्योंकि उसमें आता है जब आप पावर में आ जाते हैं तो आप पावर का फ़ायदा उठाते हैं, उसका मिसयूज़ करना शुरू कर देते हैं। सेकंड, उसमें इंसान का जो व्यू पॉइंट है वो पब्लिकली ना देखकर उसमें हम इंटरनलाइज हो जाते हैं। उनकी अगर अब सोशल मीडिया की ट्वीट्स देखिए, उन ट्वीट्स के माध्यम से भी देखा जाए तो वो स्ट्रक्चर्ड वे में कहीं ना कहीं वो कोशिश कर रहे हैं कि अपने वेंजेंस को दिखाने की, जैसा कि वो डिमांड कर रहे हैं कि लोग उसकी बात को माने। किसी कंट्री को कॉल करके बोल रहे हैं तुम ऐसा करो, तुम वैसा करो, तो ओबीडियंस हम हैब्रिस सिंड्रोम में मानते हैं। तो उसके साथ एम्पैथी, वक्त के साथ कोई इंसान अगर ज्यादा पावरफुल पोजीशन में होता है और लंबे समय तक होता है तो ऐसा माना जाता है कि उसका कॉग्निटिव स्किल्स जो है डिक्लाइन हो जाती हैं। प्रभुदयाल सर, अब आने वाली सूरत क्या होगी, आगे क्या हो सकता है? क्योंकि अभी जो बात अभी यहां पर डॉक्टर धीरज ने कही, इन्होंने डराने वाली बात की, क्योंकि $140 प्रति बैरल जा सकता है और पूरा विश्व एक बहुत बड़े आर्थिक मंदी में फंस सकता है। तुरंत बाकी देशों के लीडर्स को सामने आना चाहिए। देखिए, दुनिया के सब लीडर्स जितनी कोशिश कर ले, ट्रंप अपनी मनमानी करते हैं। और जैसा डॉक्टर कौल ने कहा, ये बहुत बड़ा संकट आने वाला है। जैसे उन्होंने बताया, इंटरनेट केबल्स डिस्टर्ब हो जाएंगे, इतने बड़ी डायस्पोरा है वो डिसलोकेट हो जाएगी। उथल पुथल ऐसी मच रही है जिसको रोकना मुश्किल है। और देखिए, एक ट्रंप के आने के पहले एक तरह का ग्लोबल ऑर्डर था, अब वो टोटल डिसऑर्डर होता जा रहा है। वेनेजुएला में घुस जाओ, वहां के राष्ट्रपति को किडनैप करके ले जाओ, ग्रीनलैंड हमारा है, कनाडा हमारी 51st स्टेट है, ईरान पे हमला कर देना। ये तो ग्लोबल ऑर्डर को पूरी तरह से नष्ट कर देना है, और वही हो रहा है। और इससे कैसे बाहर निकलेगी दुनिया, ये बहुत कहना मुश्किल है, क्योंकि ट्रंप और उनके साथ के जो उनके एडमिनिस्ट्रेशन के लोग हैं वो इस तरह से अपनी मनमानी कर रहे हैं, जिसके विरोध में ये जो अमेरिका में प्रोटेस्ट हो रहे हैं, जिनका आपने शुरुआत में जिक्र किया था, नो किंग्स, इस तरह की ये जो बादशाह मेंटालिटी है, जो करना सर, इससे तो लग रहा है दो बातें इस बार एक्सपोज हो गई हैं। एक तो मिडिल ईस्ट में जो सुपर पावर अपने बेस नहीं बचा पाया, खत्म हो गया, वहां एक्सपोज हो गया। दूसरा, अब घरेलू मोर्चे पर खुद ट्रंप फंस गए, वहां की जनता कह रही है कि अब नहीं चाहिए आपका ये तानाशाही और राजा वाला रवैया।
हैं।